नमस्कार, मैं सीए केसी मुद्रा। इस नया बार चैनल पर आपका पुनः एक बार और स्वागत। आपके सामने आज एक नया लेकिन ज्वलंत सब्जेक्ट विषय लेकर आया हूं। यह सिर्फ विषय ही नहीं है, बल्कि इस मामले में जुड़ी कई कानूनी पहलुओं और हकीकतों पर एक रिसर्च लेकर आया हूं। इसकी कानूनी जानकारी और उसका पुट लेकर आया हूं। और वो आज का विषय है, कन्नौज उत्तर प्रदेश में छापे में मिले 257 करोड़ रुपए किसके हैं और इसमें क्या राजनीति है। साथियों, आप सबने अभी जो ये चुनावी माहौल चल रहा है, इसी परिदृश्य में उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, इसी परिदृश्य में कन्नौज के अंदर, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो है इत्र के लिए बहुत फेमस स्थान है, उस कन्नौज में दिसंबर 2021 में पीयूष जैन नामक एक इत्र व्यापारी के यहां एक बहुत बड़ी रेड होती है। उसके घर और अलग अलग परिसरों में जगह जगह रेड होती है और रेड के अंदर जो अलग अलग रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से 190 से लेकर 260 करोड़ तक रोकड़ा रुपया मिला है। सोना अलग है, ज्वेलरी अलग है, दूसरी और कई चीजें अलग है, इन्वेस्टमेंट वगैरह है, लेकिन रोकड़ा नोट, करेंसी और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से परफेक्टली लगभग 257 करोड़ का आंकड़ा कहा जा रहा है। और यह सारा जो मैटर था, यह उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला लगभग हिंदुस्तान के हर चैनल पे खूब दिखाया गया, थोक में दिखाया गया। और राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी की नेता और मंत्रियों द्वारा इस जो रकम थी, जो पीयूष जैन के यहां मिली थी, उस पीयूष जैन को और छापे में मिली दौलत को समाजवादी पार्टी का दिखाने की पूरी मुहिम चलाई गई थी। और इसको दिखाया गया था कि यह समाजवादी पार्टी का नेता है और यह पैसा भी समाजवादी पार्टी का है। खुद मुख्यमंत्री जी योगी जी, जो बहुत बड़े संत हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो तो सत्य बोलेंगे, उन्होंने बार बार ये बोला कि दीवारों को जेसीबी से तोड़कर रुपए निकालने की बातें कही। ये बार बार कहा कि दीवारें तोड़ करके आपने देखा है जेसीबी से नोटों के बंडल निकल रहे हैं, ऐसा आप इनके भाषणों में सुना होगा। लेकिन यह अलग बात है कि दीवारों को तोड़कर जेसीबी से नोट निकालने का वीडियो आज दिन तक किसी ने नहीं देखा। कम से कम मैंने तो प्रमाणिक ऐसा वीडियो नहीं देखा। और यह बात कहने वाले बीजेपी में अकेले योगी जी है और किसी नेता ने नहीं कही है। यह बड़ी ताज्जुब की बात है। और हमारे बहुत बड़े जो संत हैं, मुख्यमंत्री जी, वो बात को बार बार कह रहे हैं। बात यही समाप्त नहीं होती। इस पैसे को सपा का दिखाने के लिए या न्यूट्रल दिखाने के लिए हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी भी बाकायदा मैदान में उतरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उन्होंने दावा किया कि जो सरकारी एजेंसियां होती है, जो ये ऐसी कार्रवाई करती है, वो किसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन यानी कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर ही सारी कार्रवाई करती है। ऐसा हमारा वित्त मंत्री जी खुद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है। लेकिन मैं स्वयं एक विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी बड़ी रोकड़ मिलने की जैसी कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन सीजीएसटी विभाग के पास नहीं थी। सीजीएसटी मतलब जीएसटी विभाग, ऐसी कोई सूचना थी उनके पास नहीं थी। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो वित्त मंत्री जी का यह कहना, वित्त मंत्री महोदय का यह कहना कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के आधार पर यह जीएसटी ने कार्रवाई की, यह बिल्कुल गलत है। यदि किसी के पास यह सूचना होती कि जीएसटी की 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए एक जगह मिलने वाला है, तो यह कार्रवाई जीएसटी से कभी नहीं होती, क्योंकि दोनों विभागों के मुखिया खुद मुख्यमंत्री ही है, वित्त मंत्री ही है। इन सबके बीच में लगभग पूरी दुनिया ने सुना और देखा भी टीवी पे कि जो पीयूष जैन है उसके खिलाफ कार्रवाई गुजरात की सीजीएसटी कार्यालय ने की है। जो सीजीएसटी का मुख्यालय है गुजरात के अंदर, उसके द्वारा या उस विभाग के अफसरों द्वारा गुजरात की सीजीएसटी विभाग की पहल पर ही कार्रवाई की गई है। यानी कि इस मामले में आयकर विभाग में ईडी सहित अन्य किसी भी विभाग के पास न तो कोई सूचना थी और न ही उनके द्वारा कोई कार्रवाई शुरू की गई है। यानी कि सीजीएसटी की कार्रवाई 100% बात कहूं मैं आपको, और समझिए इस बात को आप लोग कि जब जीएसटी की कार्रवाई होती है, किसी आम आदमी के नेता के यहाँ नहीं होती, किसी अफसर के यहाँ नहीं होती है, किसी गुंडे बदमाश के यहाँ नहीं होती है जीएसटी की कार्रवाई। जीएसटी की कार्रवाई सिर्फ व्यापारी या उद्यमी की या उद्योग की ही होती है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये बेसिक बात है।
वो अलग बात है, कोई आदमी रजिस्टर्ड नहीं हो फिर भी चोरी कर रहा हो 2 नंबर का, तो उसके भी हो सकती, लेकिन जो व्यापार करता हो उसी आदमी के ही जीएसटी की कार्रवाई होगी और किसी के पास नहीं होगी। तो ये कार्रवाई जैसा कि वित्त मंत्री जी कह रही है, ऐसी कोई सूचना इनके मंत्रालय के पास या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के पास नहीं थी, अन्यथा यह कार्रवाई आयकर विभाग या ईडी द्वारा की जाती, इसलिए वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह कार्रवाई जीएसटी द्वारा की गई। अब मैं आता हूं सरकारी प्रक्रिया की तरफ। आपको समझने की जरूरत है कि आखिर में होता कैसे है, ये सर्वे कैसे किए जाते हैं या रेड कैसे की जाती है, इसके पीछे क्या तथ्य होते हैं, क्या सूचनाएं होती है। अब तक ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि पीयूष जैन का जो कारोबार है पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों में भी है, और इस तरह से उसका गुजरात में भी कारोबार है। मेरे कारोबार से मतलब उसका माल गुजरात में भी जाता है, वहां भी बिकता है, पूरे हिंदुस्तान में बिकता है। और मेरा ऐसा विश्वास है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते और पिछले 40 साल के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं मैं कि गुजरात के अंदर इत्र के 2 नंबर के व्यापार के संबंध में कोई कार्रवाई हुई होगी, छोटी या बड़ी, कोई पक्की सूचना जीएसटी विभाग गुजरात को मिली होगी, जिसके आधार पर, सिर्फ उसके आधार पर पीयूष जैन के घर और उनके ठिकानों पर सीजीएसटी द्वारा रेड डाली गई थी, छापा डाला गया था, सर्च की गई थी, और इसको कानूनी रूप से परिभाषा जो है कानूनी भाषा उसको सर्च कहा जाता है। दोस्तों, जब आपको जो मैं प्रक्रिया की बात करता हूं कि होती कैसे, जब सीजीएसटी की रेड करनी होती है वो लगभग इनकम टैक्स से मिला जुला रूप है इसका। कहीं भी छापा डालना होता था बाकायदा इसके लिए एक टीम भी बनती है और कुछ अधिकारियों को, जो किसी उच्च अधिकारी जिसका कम से कम रेंज बता रहा हूं मैं आपको, कहते हैं ज्वाइंट कमिश्नर, संयुक्त आयुक्त, उसका या उसके ऊपर के अधिकारी जो इसके लिए अधिकृत है, वो उस टीम को या कुछ अधिकारियों को अधिकृत करते हैं और बाकायदा प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक ठिकाने के लिए अलग अलग एक ऑथराइजेशन लेटर जारी किया जाता है, जिसको आप इजाजत कह सकते हैं, उसको आप आदेश कह सकते हैं, ऑथराइजेशन कह सकते हैं, परमिशन कह सकते हैं, ऑर्डर कह सकते हैं, लेकिन हम कानूनी भाषा में उसको कहेंगे ऑथराइजेशन जारी किया जाता है। और यह ऑथराइजेशन बाकायदा एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, ऐसा नहीं कि आपने मर्जी जो लिख दिया, एक फॉर्मेट है और वो प्रेस्क्राइब फॉर्म है और उस फॉर्म का नाम है GST-INS-1। वापस बोल रहा हूं, GST इंग्लिश में है, ये NS-1, और जीएसटी का नियम 139 के तहत ये फॉर्म विध किया गया और उसी के तहत जारी किया जाता है। और जिस अधिकारी का इसका नाम लिखा, जिसको दिया जाता है, वो ये कार्रवाई को अंजाम देते हैं। ये एक तरीका है और एक कानूनी तरीका है। अब इसमें कुछ कमियां हो जाती कभी कभी। अभी आपने सुना होगा ये आरोप के रूप में ही कि कोई नेता कह रहा है कि साहब ये तो इस पी की जगह उस पी पे हो गया, या ऐसा कैसे संभव है। उसकी तरफ भी मैं कानूनी पहलू को आपके सामने बात रखना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि जब रेड करने जाते हैं, सर्च करने जाते हैं, तो विभाग के पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, या मैं कहूं तो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, या मैं ये कहूं कि कभी कभी रेड करते करते उनको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो मौके पे मिलती है। तो मौके की हालात है, उसको निपटने के लिए क्या किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जाने से पहले उनको ऑथराइजेशन नियमानुसार दिया जाता है। लेकिन मैंने व्यवहारिक जिंदगी में देखा है कि कभी कभी ऐसे ऑथराइजेशन खाली साइन करके भी दे दिए जाते हैं, ऊपर नाम नहीं भरा जाता, नीचे साइन कर दिए जाते हैं, और तारीख भी मौका अनुसार लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। एक बात है, इसको कहेंगे खाली ऑथराइजेशन, ब्लैंक ऑथराइजेशन दे दिए जाते हैं। दूसरा, आजकल ऐसा भी होता है या कई वर्षों से, जब रेड करने जाते हैं, जहां बड़ा मामला होता है, संभावित मामला होता है, जहां गड़बड़ की ज्यादा संभावना होता है, मिलीभगत की ज्यादा संभावना होती है, या टारगेट तक पहुंचने के लिए भी जो उच्च अधिकारी है जिसने बाकायदा ऑथराइजेशन दिया है, या उससे कुछ अधिकारी या साइड के अधिकारी साथ में चले जाते हैं, जो कि मौके पे और भी ऑथराइजेशन जारी कर देते हैं। आप बात समझ गए होंगे। आप वो सर्वे करने गए और अधिकारी साथ में ही है, रेड करने गए और कुछ अधिकारी साथ में, उनको लगता है कि भी एक्स के साथ साथ वाई को भी करना है, या एक्स की ये बिल्डिंग रह गई है, तो वो हाथों हाथ ही साथ में होते थे, नया ऑथराइजेशन पकड़ा देते हैं, अगला इसकी भी करते हैं। और तीसरी स्थिति होती है कि यदि मौके पर जरूरत है, नई चीज कोई मिल गई, नई जगह कोई मिल गई, नई जानकारी मिल गई, और मौके पर साथ में उच्च अधिकारी भी नहीं है, तो आजकल तो आप जानते हैं ऑनलाइन का जमाना है, तो हाथों हाथ ऑनलाइन से भी ऑथराइजेशन आ जाता है। और आज की तारीख में इनको भी मैं कहूंगा कि वो मान्यता है और मान्य है।
अब आपको समझाने के लिए, ये देखो मैं व्यापारियों के लिए ना, आम आदमी के लिए खुलासा इसलिए कर रहा हूं कि हम लोग ये जब राजनीति में बात करते हैं कि सपा का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो हमको समझने की जरूरत है हमारे देश के नेता कितने झूठ बोलते हैं या कितना सत्य बोलते हैं और कितनी राजनीति करते हैं। क्या हम सब यही करेंगे क्या बंधुओं? जब आप, मैंने अभी बताया कि छापे से पहले या छापे के समय, छापे के दौरान जब ये फॉर्म भरा जाता है जीएसटी INS 1, इसमें बकायदा ऑथराइजेशन के लिए कुछ लिखा जाता है या छपा हुआ भी होता है, और उस फॉर्मेट में कुछ चीज छपा हुआ जिसका मैं हिंदी में रूपांतरण करके दिखाऊंगा, और उसमें ये लिखा ही जाता है कि चूंकि मेरे पास जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है और जिससे मेरे पास ये मानने का कारण है क्या, वो जो पीयूष जैन की या नोटिफिकेशन जो निकला है ऑथराइजेशन, उसमें बकायदा लिखा गया है कि मेरे पास ये कारण है क्या कि ओडोकॉम इंडस्ट्रीज, ये किसकी फर्म है? पीयूष जैन की, या पीयूष जैन या उसके परिवार के लोग या उसके अन्य फैक्ट्री या उनके नाम लिखने की खाली जगह है आगे, तो वह नाम भरा जाता है। क्योंकि मेरे पास प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार मेरे पास ये मानने का कारण है कि ओडोकॉम इंडस्ट्रीज ने उसमें, आप उसके बाद नीचे देखेंगे आप तो 4 बॉक्स बने हुए हैं और 4 तरह की बातों में शंका होने पर कार्रवाई की जाती है। तो पहला है कि मुझे विश्वास है कि माल और सेवा की आपूर्ति संबंधित लेन देन को दबा दिया गया। मतलब जब जीएसटी की रेट मारती है तो ये 4 तरह का ऑप्शन है कि माल या सेवाओं की आपूर्ति यानी बिक्री से संबंधित लेन देन को दबा दिया गया, ये सबसे मेजर कारण होता है जिसको अपन कहते हैं 2 नंबर का व्यापार। दूसरा होता है माल के स्टॉक के संबंधित लेन देन को दबा दिया गया, जो व्यापारी का स्टॉक है उसको कम ज्यादा कर दिया गया हो, ऐसा हो सकता है। और तीसरा होता है कि इस कानून के तहत आपकी पात्रता से भी ज्यादा आपने जीएसटी के इनपुट क्रेडिट ले लिया गया हो। और चौथा होता है कि कर से बचने के लिए, यानी जीएसटी कर से बचने के लिए इस अधिनियम और जो इसके प्रावधान और नियम है उनका उल्लंघन किया गया है। ये जो पीयूष जैन का मामला है, ओडोकॉम इंडस्ट्रीज का मामला है, वो इन पहले और चौथी कैटेगरी में आती है। और पहली कैटेगरी क्या है कि माल या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित लेन देन को दबा दिया गया है। सीधी सीधी बात है कि आपने जीएसटी की चोरी की गई है और जीएसटी से चोरी से बचने के लिए आपने कानूनों का उल्लंघन किया। ये 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर जो कॉलम है या जो प्रोविजंस है जो टिक करने होते हैं इनको, वो इसमें फॉल करता है पीयूष जैन और उसकी ओडोकॉम इंडस्ट्रीज या उसकी दूसरी फर्म है। और इजाजत देने वाला अधिकारी, ये जो 4 मैंने ऑप्शंस बताए हैं आपको, चारों में से एक या एक से अधिक को टिक करता है। लेकिन हमने व्यवहारिकता में क्या देखा है? हमने व्यवहारिकता में यह भी देखा है कि सुविधा के लिए चारों बॉक्स को खाली छोड़ देते हैं, चारों ही बॉक्स को, ये चारों को टिक कर देते हैं। और खाली छोड़ने का मकसद होता है कि मौके पर जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से टिक कर लो, ताकि कोई कानूनी पेचीदगी खड़ी नहीं हो। और इस तरीके से, जैसा कि मैंने बताया, मेरा अपना विश्वास है कि, और पीयूष जैन के मामले में अधिकारियों का विश्वास था कि ये जो मामला है पहली और चौथी क्लोज में आता है कि कर चोरी का मामला है। सीधी सीधी बात है, यहां रुपए मिलेंगे वो मिलेंगे कोई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने जीएसटी चोरी का आपके ऊपर आरोप है या आपके ऊपर शंका है, आपके ऊपर विश्वास है कि आपने कर चोरी में आप संलिप्त हैं। ये सारांश बात है। ये आरोप उस ऑथराइजेशन के अंदर होता है बाकायदा। और इस जो ऑथराइजेशन जारी किया गया पीयूष जैन के मामले में, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि उसमें कर चोरी होने का विश्वास है, इसलिए ये आदेश जारी किया गया, इसीलिए ये ऑथराइजेशन जारी किया गया, ये स्पष्ट है। लेकिन हुआ क्या? एक कहावत है हिंदी में, बिल्ली के भागत छीका टूट कर नीचे गिर गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब वो रेड कर रहे थे वहां नोटों में गड्ढा निकलने लग गई, गए किसी काम के लिए थे और वहां काम कुछ और मिल गया। और वहां सहयोग से जो जीएसटी की चोरी पकड़ने गई जो टीम गई थी, उनको मैं कहूंगा सहयोग से कहो, भाग्य से कहो, इत्तेफाक से कहो, और बिना किसी उम्मीद के अरबों रुपया रोकड़ा मिल गया, उस रेड में मिल गया। मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि जीएसटी विभाग के उच्च अधिकारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी रकम पकड़ने जा रहे हैं या इतनी बड़ी रकम मिलेगी। इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यदि इतनी बड़ी रकम मिलने की संभावना होती तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भले जीएसटी के पास भी सूचना होती तो वो इनकम टैक्स को सूचना करते नहीं, सारी कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाती, लेकिन जीएसटी विभाग के द्वारा। और आयकर विभाग की कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग के अधिकारियों में कोई कमी नहीं है। पूरा विभाग पड़ा वहां पे भी, बहुत बड़ा स्टेट है, कई कमिश्नरेट है, कई चीफ कमिश्नर बैठे हैं वहां पे।
और बाद में भी इस पकड़ी हुई रकम आपने सुना होगा, जब रकम पकड़ी गई तो बाद में लेके कौन गया, आपने कुछ भी बातें सुनी हो, बैंक में लेके गए, वो लेके गए। अल्टीमेटली वो रकम जो है वो आयकर विभाग ले गया है और आयकर अधिनियम की धारा 132 के तहत इसको अधिकृत कर ली और एसबीआई में ले जाके जो सरकारी खाता है उस खाता में जमा करा दिया गया। यानी कि ये जो 257 करोड़ के जो रोकड़ मिलने की बात है वो यूं की यूं आयकर के पाले में चली गई। अब मुझे बताइए, जब आयकर के पाले में जाना था इसको, तो फिर सीजीएसटी मैदान में क्यों आई, जीएसटी विभाग क्यों आया? यदि सरकार को मालूम होता तो, चूंकि सरकार को मालूम नहीं था, यानी कि सरकार ने अधिकारियों को, इसलिए वो रेड तो हुई जीएसटी की और इसलिए आयकर विभाग इसमें पिक्चर में नहीं आ पाया। अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो ये राजनीतिक बातें हो रही है कि राजनीतिक कारणों से या दबाव के कारण इस देश के अंदर आयकर, ईडी और सीबीआई की कार्यवाही देश में होती आई है, मैंने खूब देखी है, बहुत सुनी है। और नेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों के यहां कम या ज्यादा तो 2 नंबर का काला धन मिलने की ज्यादा संभावना होती है, इसलिए उनके यहां ज्यादा आयकर, ईडी या सीबीआई की रेडें होती है। जीएसटी की रेड नहीं होती कहीं भी, लेकिन जीएसटी का रेड जो है ऐसे मामलों में बहुत कम लोगों के यहां होता है। जहां भी इनकम टैक्स चोरी या काला धन का मामला बनता है, सीधी सी बात ये कहूं तो वहां जीएसटी की रेट कम होती है, वहां इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई आ जाती है। मैं अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर मानता हूं कि एक बात आपने और सुनी होगी कि ये एक पी की जगह दूसरी पी के या रेड हो गई, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। मेरा भी मानना है कि यह संभावना हो सकती है कि किसी भी विभाग की रेड भूलवश गलत स्थान पर गलत खिलाफ हो जाए, गलत व्यक्ति के खिलाफ हो जाए, गलत स्थान पर हो जाए। रेड में उस जो फॉर्मेट है ऑथराइजेशन का, उसकी जगह ऐसा हो जाए। मैंने मेरी लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली ये चीज देखी भी है। कभी कभी अभी ऐसा भूल से हो जाता है, लेकिन वो राजनीतिक कारण से नहीं होता है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि आज के हिंदुस्तान का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें कुछ भी संभव है। जो परिवेश जो हमको दिख रहा है वो वहां कुछ भी संभव है कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए आम व्यक्ति हमेशा मुगालते में रहता है कि हो क्या रहा, सच्चाई क्या है। यदि ये राजनीतिक कारणों से जानी जाती ये कार्रवाई जो है, कोई कहते हैं कि ये राजनीतिक कारणों से की जानी होती, ये मैं कह रहा हूं आपको स्पष्ट है कि क्या ये राजनीतिक रेड थी क्या? तो मैं इसका एक स्पष्टीकरण दूं मेरे अनुभव के आधार पर कि यदि ये राजनीतिक कारण से रेड हुई होती तो सीजीएसटी विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ही कार्रवाई की जाती और गुजरात के अधिकारियों को नहीं बुलाया जाता। गुजरात के अधिकारियों को बुलाने की जरूरत क्या थी? सीजीएसटी विभाग भी वहीं बैठा है और दोनों राज्यों में और केंद्र में सब जगह बीजेपी की सरकारें हैं। इसलिए गुजरात के अधिकारियों द्वारा की गई रेड से स्पष्ट हो जाता कि गुजरात में उपलब्ध जीएसटी स्टोरी की किसी सूचना का विश्वास करके ये कार्रवाई की गई। हालांकि यह भी देखने को मिला मेरी जिंदगी में अनुभव मैंने कि कभी कभी स्थानीय मिलीभगत की आशंका के चलते, कभी कभी होता है बहुत बड़ा आदमी है, स्थानीय लोगों से संपर्क होगा, कोलिजन हो जाएगा और वो ऐसे मिलीभगत हो सकती है। इसलिए स्थानीय लोगों को दूर रखने के लिए भी कभी कभी बाहर के लोगों से कार्रवाई कराई जाती है, जैसे इस केस में गुजरात की हुई। मैं ऐसा इस केस में हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गुजरात वाला, इसलिए मैं तो मानता हूं कि ये कोई सूचना के आधार पर ही गुजरात ने की है, अदरवाइज राजनीतिक कारणों से नहीं की है। लेकिन ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, यदि यह कार्रवाई राजनीतिक, तब मानता मैं कि यदि यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की जाती तो और ज्यादा सरल काम था, तो जीएसटी से क्यों करवाते? यदि स्थानीय मिलीभगत की आशंका था तो और किसी टीम से बुला लेते बाहर से, इधर उधर से। आयकर विभाग में तो कोई कमी नहीं है, फिर बंबई के अधिकारियों को वहां लाकर लगा सकते हैं, दिल्ली से लाकर टिका सकते थे। जीएसटी वालों को लिमिट है, इनकम टैक्स वालों को कोई लिमिट भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार के लिए ज्यादा सरल काम था कि वो आयकर विभाग की रेड करवा देते वहां पे। इसलिए मैं ये कह सकता हूं और मुझे विश्वास है कि जो रेड करने का जहां तक मामला है इसमें राजनीति नहीं थी, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन जो मैंने आपको ऊपर रिसर्च बताई है उससे स्पष्ट है कि राजनीति में तो नहीं थी शुरुआत के अंदर रेड करने में, लेकिन रेड को जेन्युइन और निष्पक्ष दिखाने के लिए जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगता है तो सत्ता पक्ष उसको निष्पक्ष दिखाने के लिए भी हो सकता है कि कार्रवाई को गुजरात से करवाई गई हो,
ऐसी कोई संभावना नहीं हो जाएगा जिनाइन दिखाने के लिए ऐसा नहीं, वाकई गुजरात में ऐसा चोरी हुई थी, वहां से सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की गई। तो कभी कभी अभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज को जिनाइन दिखाने के, निष्पक्ष दिखाने के ऐसा किया जा सकता है। हालांकि मुझे जो लग रहा है कि इसमें राजनीति नहीं हुई है रेड करवाने में, लेकिन जब अरबों रुपए रोकड़ मिल गए और जब रोकड़ मिलने की खबर आने लगी तब राजनीति शुरू हुई और बीजेपी द्वारा पीयूष जैन और मिली रोकड़ को सपा को बताया जाने लगा। यानी जब रेड के रिजल्ट आए तब ये बात बीजेपी ने उसको राजनीतिक कर दिया। सपा से चालू नहीं है राजनीति बीजेपी ने चालू की और इसको पैसा का, सपा का पैसा दिखाने के लिए बीजेपी ने राजनीति चालू कर दी। और हाथों हाथ तो नहीं, लेकिन 2 दिन की चुप्पी के बाद सपा ने भी बताया नहीं, तो बीजेपी का आदमी है। यानी कि राजनीति कब चालू हुई? जब रेड प्रारंभ हो चुकी है और कुछ तथ्य बाहर लीक हो गए, बाहर आ गए। जनरली ये बातें बाहर नहीं आती, क्योंकि ये बातें जो बाहर लीक करने का काम था, ये भी एक तरह से राजनीतिक काम था। आपको बताऊं, जीएसटी का मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, बाकी इनकम टैक्स में तो प्रावधान है कि किसी भी करदाता की सूचना अधिकारी बाहर नहीं दे सकते, किसी को, मीडिया को भी नहीं दे सकते। लेकिन यहां जिस ढंग से मशीनें दिखाई गई, जिस तरह से मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स बताई गई और बातें, इंफॉर्मेशन आदि अधूरी दी गई, इससे तो स्पष्ट है कि ये काम राजनीतिक नफे नुकसान के आधार पर किया गया, चाहे उसमें इन्वॉल्व कोई भी हो। लेकिन एक बात यह भी है कि जब सपा की तरफ से 2 दिन की चुप्पी के बाद में जब उल्टा भाजपा पर आरोप लगाया और उसके पहले 2 दिन तक भाजपा के आरोपों को बहुत बड़ी ताकत मिली थी कि नहीं ये पैसा सपा का है या सपा के नेता का है। हालांकि धरातल के लोग तो सब जानते थे। अब बात आती है कि जब अखिलेश यादव और सपा द्वारा पीयूष जैन को सपा का पदाधिकारी होने या नेता होने से इनकार कर दिया, तो फिर कैसे करते हैं? तो माहौल को गर्म रखने की कवायद में, अब सुनिए आप राजनीति कैसे फुट बनता है। उस माहौल को गर्म रखने के लिए इससे मिलता जुलता नाम या पी पे नाम रखने वाले जो सपा के एमएलसी थे, पुष्पराज जैन, उसके यहां आयकर रेड हो जाती है। और मैं ये कह सकता हूं, मैं मानता हूं, मुझे 100% विश्वास है कि ये जो रेड थी उसको कंपनसेट करने के लिए एक राजनीति से प्रेरित थी। लेकिन यहां ये राजनीति मात इसलिए खा गई कि जो इत्तेफाक या देरी के कारण, मतलब ये 2-3 दिन का समय मिला, इसके अंदर यदि कुछ गड़बड़ थी भी तो पुष्पराज जैन सावधान हो गए होंगे और इसलिए वहां वैसा कुछ नहीं मिला। नए नोट गिनने की मशीन मंगानी पड़ी। हालांकि मीडिया के अनुसार वहां भी लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास रुपए मिले थे, लेकिन 150 करोड़ 10 करोड़ में बहुत मोटा फर्क होता है। अभी तक ये सामने आ चुका है मित्रों कि 257 करोड़ वाला पीयूष जैन सपा का अधिकारी या नेता नहीं है। ये चीज सामने आ चुकी है और सपा का एमएलसी जो है पुष्पराज जैन, वो पीयूष जैन से अलग है। दोनों एक व्यक्ति नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है, आपस में इनका व्यापारिक कोई संबंध नहीं है। जाति से दोनों जैन हैं, भाईबंदी भी हो सकती है, लेकिन आपस में वैसा कोई क्लोज कनेक्शन नहीं है। और इसीलिए बीजेपी ने इस मामले में धीरे धीरे चुप्पी साध ली, क्योंकि जो आदमी पकड़ा गया था वो पीयूष जैन, वो सपा का था या नहीं था, लेकिन नहीं सॉरी बीजेपी का था या था नहीं, लेकिन सपा का नेता नहीं था और सपा का पदाधिकारी नहीं था। दोस्तों, अंत में मेरा विश्वास है कि कन्नौज और उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है और जान जाएगी कि पीयूष जैन सपा का आदमी है या बीजेपी का, या राजनीति से दूर बैठा एक सिर्फ मात्र व्यापारी है। बंधुओं, ये पब्लिक है, सब जानती है, वो गाना सुना होगा। और ये भी विश्वास करें कि एक झूठ को स्थायी रूप से सच नहीं बनाया जा सकता। नेता चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो एक झूठ को स्थायी रूप से सच नहीं बना सकते। कुछ समय के लिए उस झूठ को चलाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं चलाया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। और शायद आप समझ गए होंगे कि 257 करोड़ रुपए वाला पीयूष जैन किसका आदमी है या 257 करोड़ रुपया किसका है और इसका सपा से क्या लेना देना है या बीजेपी से क्या लेना देना है। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जय भारत, नया भारत। नमस्कार।